बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अमीर बालाज टीपू के कत्ल के हवाले से बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी कि किस तरह नौजवान को कत्ल कर दिया गया सिर्फ 34-35 साल की उम्र में। 34-35 साल की उम्र में इंसान नहीं मरता, उसके ख्वाब मरते हैं, उसके अज़ाइम मरते हैं, उसके आने वाले दिनों की वो जो उसने सोच रखा होता है वो सारी ख्वाहिशें मर जाती हैं। बच्चों का बाप मरता है, बहनों का सहारा मरता है, कारोबार का वारिस मरता है। इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इस तरह की मौत, यकीनन आप सारे परेशान होंगे, यकीनन आपको भी दुख हुआ होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन पे मुकदमा दर्ज करवाया गया है अमीर बालाज टीपू के कत्ल का, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पे इनका इस कत्ल से ताल्लुक़ किस तरह जुड़ता है? क्या इनकी ख़ानदानी दुश्मनी बाप से शुरू हुई या दादे से शुरू हुई? अगर हम दादे की बात करें, जिस तरह पता है कि टीपू ट्रका वाला जो इनका बाप था, उसके बाद बिल्ला ट्रका वाला जो अमीर बालाज का दादा था, वो भी दोनों मर्डर हुए थे। और मर्डर होने के बाद किस तरह उन्होंने एक तरह दुश्मनी में बदल गया ये सारा मामला और ये गैंग वार स्टार्ट हो गई, इस पे आज थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। और इसमें दो किरदार बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक हनीफ बाबा और एक शफीक पापा। ये दोनों कौन थे और इनकी दुश्मनी टीपू ट्रका वाले से कैसे हुई, बिल्ला ट्रका वाले से इनका क्या ताल्लुक था, ये भी आपको आज बताऊंगा। और वो बातें बताऊंगा जो आज आपको पिछले 3-4 दिनों में ये इस गैंग वार के हवाले से नहीं पता। तो ये बातें मैं समझ लें कि फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जिसमें किसी न किसी हद तक मुझे इन सारी चीज़ों का डायरेक्टली पता है। डायरेक्टली समझ लें कि उस वक्त लाहौर में जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स और गैंग वार होती थी, एक तरफ अरशद अमीन चौधरी, आतिफ चौधरी, आबद चौधरी और नवाज जट मर्डर हुआ, उसमें मियाँ दाऊद था, सना गुज्जर था, काली था, और उसके बाद हनीफ पापा थे, ये और सारे, ये एक बड़ी खालिद चिट्टा था, बड़े एक नाम था, लड़ाइयाँ आपस में बहुत होती थी। और उस वक्त इनका इतना बड़ा इस तरह की गैंगवार थी। उस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स आपको पता है कि बहुत अरूज पर थी, और उसी दौरान हम भी लाहौर आए और उन दिनों यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में बड़े MSF के ये मुख्तलिफ गैंग, मुख्तलिफ, जैसे आपको पता है दयाल सिंह पे अरशद अमीन चौधरी होता था, फिर यहाँ पे MAO कॉलेज में आबद चौधरी और आतिफ चौधरी वगैरह के साथी थे, फिर सना गुज्जर आ गया, ये सारी गैंग वार चली। फिर असल में जो स्टोरी जिस पे बात करनी है वो है बालाज के कत्ल के हवाले से, कि उसका कनेक्शन किस तरह गोगी और तीफी के साथ बना। और डायरेक्टली दुश्मनी थी नहीं, ना ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, लेकिन सारे किरदार जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थे, मियाँ दाऊद, सना गुज्जर, वो सारे हनीफ वगैरह, ये भी ज़ाहिर बाद में सारे एक दूसरे के साथ जेल हो गए थे। फिर ये इनका कनेक्शन बना बोला सनियारा के साथ, जो जमरूद होता था। ये सारे फिर जब कोई वारदात करते थे तो वहाँ जाके ठहरते थे। आपको याद होगा कि अरशद मीन का जब मर्डर इकबाल टाउन में हुआ था, तो अरशद मीन के कत्ल में भी ये सना गुज्जर, मियाँ दाऊद और इस तरह की ये सारे लोग शामिल थे, वही जमरूद से आए थे। ये फिर यहाँ पे आके उन्होंने इकबाल टाउन में जो सुलह करने आया था, मलिक हसान वगैरह, ये सारे इन्वॉल्व थे, जिनके बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अमीर बालाज टीपू का जो कत्ल हुआ, आपको जैसे पता है कि शादी पे गए हुए थे, शादी पे उस दिन वो उस तरह गनमैन साथ लेकर नहीं गए जिस तरह वो गनमैन लेके चलते हैं। खैर, जब मौत आती है या जब इंसान की आई होती है, जो सांस इंसान ने दुनिया में लेना होता है, उससे ज़्यादा एक सांस उसके में बहाने ही बनते हैं, उससे ज़्यादा सांस नहीं आप ले सकते। जो कब्र में रात आनी है वो कब्र में आकर रहनी है, जो मर्जी कर लें, बहाने बनते हैं। लेकिन अगर इंसान सीधी सीधी ज़िंदगी गुजारे तो फिर मौत का इस तरह दुख नहीं होता। यंग था, 2 बच्चे थे अमीर बालाज टीपू के। उससे पहले उसके बाप 2013 में एयरपोर्ट पे दुबई से आते हुए आपको पता है कत्ल हुआ है, जिसका इल्ज़ाम भी इन पे लगा। उसमें एक शहबाज शाहीन पे भी उनका इल्ज़ाम लगा, वो भी बाहर आ गए। तो ये दुश्मनी की इब्तिदा होती कैसे है? और बिल्ला ट्रका वाला एक बड़ा नाम था, जिसके ट्रक थे, अड्डे थे शालमी में, सर्कुलर रोड पे उनका डेरा शेरा था। तो उनके 2 मुलाजिम थे, एक का नाम था हनीफ बाबा और एक शफीक पापा। ये दोनों, शफीक बाबा और हनीफ बाबा, दोनों
ان کے ملازم تھے اور بیٹا اس وقت ٹیپو ٹرکا والا جو امیر بالاج کا باپ تھا وہ اس وقت جوان تھا. یہ تینوں جب کسی جگہ پہ جاتے اکٹھے بیٹھتے اٹھتے تھے. ایک جگہ کسی دکان کے قبضے شبضے پہ گئے تو وہاں ایک مرڈر ہو گیا اور ان پہ پرچہ ہو گیا. تو جو بلا ٹرکا والا تھا پیسے والا آدمی تھا تو امیر بالاج کا دادا, اس نے اپنے بیٹے کو تو اس ایف آئی آر سے بری کروا لیا اور جیل میں جانا پڑا حنیف بابا شفیق بابا کو, جس کا انہوں نے بڑا رنج تھا. آپ نے دیکھا ہوگا, فلموں میں بھی دیکھا ہوگا, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں اس دھندے میں, اس دھندے کی ذات ہی ایسی ہے, کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا. آج اگر آپ نمبر 1 ہیں تو آپ کی جو سیکنڈ نمبر والا ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں آپ کو مار کے خود نمبر 1 بن جاؤں. یہ گینگ وار, ڈنڈے, لڑائی جھگڑے کا یہی المیہ ہے. بہت سارے اس طرح مرڈر ہوئے. لاہور میں آپ نے دیکھا ہو نواز جٹ مرا, اس سے پہلے ارشد امین تھا, اس کا بڑا نام تھا, انو چبیل تھا, بڑے بڑے شیدی پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس طرح کے جنہوں نے ترتھلی مچائی ہوئی تھی, جن کا ایک یہ تھا کہ خوف کی جو دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے. تو یہ سارے یا پولیس مقابلے میں مرے یا پھر آپس کی لڑائیوں میں ان ساروں کو قتل کر دیا گیا. خیر بلا ٹرکا والے کی طرف آتے ہیں کہ جو حنیفہ بابا اور شفیق بابا تھے, ان دونوں جب جیل سے نکلے تو ان کو رنج تھا کہ ہم نے آپ کی خاطر جیل کاٹی, ہم نے آپ کی خاطر الزام سر پہ لیا, تو آپ نے ہمارا مطلب ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کیا, ہمارے اسی طرح پیچھا کیوں نہیں کیا جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو ٹیپو کو نکلوایا, تو ہم بھی آپ کی خاطر ہم نے یہ ساری مشکلات سہی ہیں, تو پھر آپ نے ہمیں کیوں نہیں ہے. یہ رنج تھا حنیف بابا کا اور شفیق بابا کو. اسی رنج کی بدولت انہوں نے 2-3 ان پہ حملے کیے. بلا ٹرکا والے پہ وہ بچتے گئے. ایک حملے میں جب وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے بلا ٹرکا والے کو قتل کر دیا. اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے, یہاں سے انٹری ہوتی ہے اس دشمنی کی تیفی اور گوگی کی انٹری ہوتی ہے اس دشمنی میں. وہ اس طرح کہ جو حنیفہ بابا اور یہ مفرور ہو گئے. آپ کو پتہ ہے جب بندہ کو مفرور ہوتا ہے تو اس کو پناہ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ بڑے بڑے جو کہہ لیں کہ بزنس مین ہوتے ہیں یا جنہوں نے اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں یا اپنے مخالفین کو تنگ کرنا ہوتا ہے, ڈرانا ہوتا ہے, مروانا ہوتا ہے, تو پھر وہ اشتہاریوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. اسی طرح مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ حنیف بابا اور شفیق بابا اور اس کے ساتھ پھر بہت سے لوگ ملتے گئے, جن میں ان کے ساتھ پھر میاں داؤد, پھر ثنا گجر, پھر کالی, یہ سارے پھر اکٹھے ہو کے ایک گینگ بن گیا. تو ان کو سپورٹ کرتے رہے تیفی بٹ اور یہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ نے جب ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے آپ کو مخالف کو, آپ کے دشمن کو اگر میں سپورٹ کروں گا تو آپ کا بھی دشمن ہو گیا. تو یہی وجہ بنی, ابتدا ہوئی دشمنی کی تیفی بٹ گوگی بٹ کی ٹیپو ٹرکا والے کے ساتھ. آپس کی لڑائیوں میں یہ سارے پھر حملے ایک دوسرے پہ کرتے رہے. 2003 میں ٹیپو پہ حملہ ہوا کچہری میں, ان کا الزام بھی تیفی اور گوگی پہ لگا. اس کے بعد اب ہوتا کیا ہے, حنیفہ بابا اور شفیق بابا جو اس دور میں مفرور ہو گئے تو وہ چلے گئے جمرود, اور وہاں پہ بولا سنیارا, ناجی بٹ اور وہ بڑے اس طرح کے بڑے بڑے نامی گرامی جو لوگ گزرے ہیں وہ سارے جمرود جا کے پناہ لیتے تھے. وہاں پہ بولا سنیارا ان کو ایک بڑے کی طرح ان کی حفاظت کرتا تھا اور ان کی دشمنیوں کے فیصلے کرتا تھا کہ کس کے مخالف کو کس طرح مروانا ہے اور کون مارنے جائے گا. تو یہ سارا سلسلہ سارے پناہ میں چلے گئے بھولا سنیارا کی. اب ظاہر پولیس میں حرکت آ رہی ہے, اور ٹیپو وغیرہ جو تھے وہ بجائے اس کے کہ اس طرح حملے کرواتے, وہ پولیس کی مبینہ طور پہ پولیس سے ساز باز کر کے ان کو پیسے ویسے دلا کے یا اپنے تعلقات کی وجہ سے ان اشتہاریوں کو پکڑوانے اور مروانے میں پیش ہوتے تھے, جس کی وجہ سے بہت سے اشتہاری ان کے دشمن بن گئے, یا وہ لوگ جو ان کے مخالف تھے انہوں نے ان اشتہاریوں کو ان کا مخالف کر دیا. تو پولیس کا ایک بہت بڑا نام ہوتا تھا اس دور میں, ان کا نام تھا نوید سعید, جن کو نوید پہلوان بھی کہا جاتا تھا. حنیف اور شفیق بابا نوید سعید کو بھی مارنے پہنچے کیونکہ وہ بھی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے. یہاں دھرمپورہ کے پاس جیلم ہاؤس کے نام سے ان کا گھر تھا. وہ انہوں نے بڑے سارے اشتہاریوں کو پکڑا, بڑے سارے اشتہاریوں کو پولیس مقابلے میں مارا بھی. تو کراچی سے جو تھے نوید پہلوان, انہوں نے
जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने पकड़ा हनीफ बाबा और शफीक पापा को। पहले हनीफ बाबा और मियाँ दाऊद और काली और सना गुजर थे, इनको पकड़ा वहाँ से। ये दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे थे, एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार किया था। तो एयरपोर्ट से पकड़ के लाहौर लाए, फिर यहाँ पे आके पुलिस मुकाबले में ये सारा जो गैंग था वो मार दिया गया। ज़ाहिर है मारता जो गन शूटर ही मरते हैं, जो शूटर के पीछे हाथ होता है वो नहीं मरता। तो ये सारे ज़ाहिर है जो इनको मारा गया, तो सारा इश्तिहारी ग्रुप और ये जो उनको सपोर्ट करने वाले थे उनकी दुश्मनी तो बढ़ गई। तो ये सारा आगाज़ चलता रहा। टीपू बड़ा महतात आदमी था, उसने अपने बच्चे और ख़ानदान को, वो गनमैनों के बगैर निकलता नहीं था, बहुत ज़्यादा बाहर वो इस तरह अपीयरेंस, उसकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं थी। तो वो ज़्यादा दुबई रहता, बच्चों को भी शिफ्ट कर दिया। अमीर बालाज इसलिए पढ़ना शुरू कर दिया, उनके छोटे भाइयों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो बड़ी महतात लाइफ गुजारी उसने। लेकिन 2013 में, गलबन 13 ही था, उसमें जब वो एयरपोर्ट से वापस आते हुए 2010 में, 13 या 10 की बात है, तो वहाँ पे से फिर एयरपोर्ट पे उस वक्त घात लगा के बैठे हुए जो उनके मुखालिफ थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। ज़ाहिर है मुखबरी हुई होगी या जो भी है, उनको पूरी प्लानिंग का पता था। तो वो उसका पर्चा भी तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और शहबाज शाहीन वगैरह पे उस पर दर्ज करवा दिया गया। बाद में शहबाज शाहीन वगैरह उस पर्चे से बरी हो गया। और जाहिर है अब जो अमीर बालाज थे वो अपने बाप के कत्ल में वो जो थे मदई थे। और यहाँ पे गैंग वार की आपको एक बात बता दूँ, होता ये है कि आपने अगर खुद बचना है तो जो आपका मदई है उसको भी मार दें, ताकि कोई सबूत ना रहे, कोई गवाही ना रहे, तो आप फिर ही बच सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि मुकदमे का फैसला होने के करीब था और इसी वजह से शायद इसको भी मरवा दिया गया। अब जब शादी पे गए हैं सुबह, तो शादी पे कहते हैं कि उसके भाई ने कहा कि आप गनमैन वगैरह के साथ ले जाओ। तो वो मुबैना तौर पे जो बालाज था वो इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। कहा यह जाता है कि वो कहता था कि हम सुलह कर लें, ये दुश्मनी मेरी तो नहीं है, ये तो मुझे विरासत में मिली है, मैं अपने बच्चों को नफरत नहीं दे के जाना चाहता, मैं अपने बच्चों को दुश्मनी नहीं दे के जाना चाहता। लेकिन हुआ वही जिसका डर था या जो इन कामों का इंजाम होता है। तो खैर बात चल रही थी कि फिर जब उनको कत्ल कर दिया गया तो उस कत्ल का मुकदमा भी टीपू और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पे अभी दर्ज करवा दिया गया है। और कहा यह जाता है कि ये जिस दिन मर्डर हुआ उससे अगले दिन तीफी कराची से दुबई के लिए चले गए। यकीनन समझदार लोग होते हैं जो इस तरह के बड़े, उनको पता जो जिसने प्लानिंग करके ये काम करना होता है, तो वो अपनी एलिबाई एक प्रेजेंट करते हैं, बना लेते हैं कि वो इस वक्त मुल्क में नहीं है। या कुछ हमने देखा है जो इस तरह के मर्डर होते हैं वो हॉस्पिटल्स में अपने आप को दाखिल करवा लेते हैं कि हम तो हॉस्पिटल में थे। मशावरत में अलबत्ता 109 में उनका नाम आ जाता है, लेकिन डायरेक्टली वो इस तरह के कोई निशान नहीं छोड़ते। अब जिस आदमी ने मारा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो तीफी और गोगी का मुलाजिम है और वो रिटायर्ड कोई फौजी शौजी है और उसकी 3 बीवियां हैं। और जो सिम ट्रेस हुई है वो उसकी एक बीवी की सिम है जिसका ताल्लुक कराची से है। ये सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की जो मामलात हैं वो कब तक चलेंगे। मैंने 90 की दहाई में देखा यहाँ बड़े बड़े घरों के चिराग गुल हो गए। बड़े बड़े नौजवान जो कॉलेज पढ़ने जाते थे वो इस दुश्मनी में, पहलवानी के चक्कर में। आपको एक और बात बताऊं कि लाहौर की अक्सर गलियों में जो 90 की दहाई में बात कर रहा हूँ, अब तो शायद माशरा बहुत सुलझ गया है, अब तो शायद लड़कों के पास भी वो टाइम टिकटॉक और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन उस दौर में ये होता था कि आपका जो कहते हैं ना कि हीरो किसको समझते थे कि आतिफ चौधरी को हीरो है जी, हमारा अरशद मीन चौधरी हीरो है जी, हमारा जी फलाना हीरो है जी, हमारा नवाज जट का नाम, वो भी MSF का सदर था, उसको शादरा में कत्ल कर दिया गया। और उसका पर्चा जो मियाँ दाऊद जो बाद में हनीफ बाबा के साथ कत्ल हुआ, पुलिस मुकाबले में मारा गया, उन पे दर्ज हुआ था। तो ये बहुत सारे नौजवान इस दुश्मनी की, इस तरह इस शौक़ की, इस पहलवानी की भेंट चढ़ गए। और उसमें किरदार माशरे में इस तरह के कामों का किरदार हमारी उस दौर की पंजाबी फिल्मों का भी बड़ा था, जिसमें वो हुमायूं गुज्जर और इस तरह की फिल्में बनती रहीं। ये हमारे माशरे में हुआ जिसका नौजवान नस्ल में बहुत
बुरा असर पड़ा और बहुत से घर तबाह हुए इस तरह की चीज़ों पे। तो अब जो अमीर बालाज टीपू का जो जिस पे हम बात कर रहे थे, जो कत्ल हुआ, यकीनन उनकी फैमिली के लिए, उसके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा सानिया है, और पुलिस को और इंतज़ामिया को चाहिए कि ख़ासकर हमारी जुडिशरी को चाहिए कि जो इस तरह के मामले होते हैं उसका डिसीजन जल्दी, हमें पता है यहाँ पे हमारा जो है निज़ाम अदल इस तरह का है कि अगर कोई पैसे वाला है वो किसी को मरवा भी दे, उसको पता है 2-4 साल बाद मैंने बाहर आ जाना है, में कोई गवाही नहीं होती या गवाह ख़रीद लिए जाते हैं, सामने दिन दहाड़े कत्ल होता है, लेकिन कातिल फिर ज़िंदा बच जाता है। तो बहुत बुरा है, बहुत अच्छा नहीं हुआ उन बच्चों के लिए जिनका बाप मरा है, उस माँ के लिए जिसका बेटा मरा है, उस बहन के लिए जिसका भाई मरा है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस तरह के मामलात से दूर रखे।